ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट देखो, मेडिकल फैसिलिटी। अभी दो या तीन परक्यूजिट डिस्कशन हमारा बाकी है। शायद आज के क्लास में परक्यूजिट का टैक्स स्टेटमेंट या परक्यूजिट का डिस्कशन या कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखो, मेडिकल फैसिलिटी ऐसा हो सकता है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन इंडिया, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया। तो सबसे पहले रीड करो, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन इंडिया। Medical facility provided to employee or his family in a hospital, clinic, etc. nursing home maintained by employer। अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल, खुद का क्लिनिक, खुद का नर्सिंग होम, तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ये मेडिकल अलाउंसेस नहीं, मेडिकल फैसिलिटी मतलब एम्प्लॉय को मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी दिया जा रहा है, कैश नहीं। तो पहला प्रोविजन यही कहता है कि अगर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड हो रहा है इन ए हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम एक्सेट्रा मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, मतलब खुद का एम्प्लॉयर का खुद का नर्सिंग होम, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल of the employee or his family of any hospital maintained by government, local authority, any hospital approved by the government। मान लो कि गवर्नमेंट या अप्रूव्ड हॉस्पिटल एग्जाम्पल। देखो, एम्प्लॉयर का खुद का नर्सिंग होम में करोगे तो एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट में करोगे तो एग्जाम्पल। पेमेंट या reimbursement by employer of medical expenses incurred by an employee on himself, his family in a hospital which is approved by the CCIT, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स। CCIT का मतलब चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, फॉर द प्रेस्क्राइब्ड डिजीज, बड़े रोग के लिए, लाइक कैंसर, टीबी, एड्स एक्सेट्रा, मतलब अप्रूव्ड हॉस्पिटल, अप्रूव्ड बाय CCIT। एम्प्लॉई मस्ट अटैच विथ रिटर्न ऑफ इनकम, जब एम्प्लॉई इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा। ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द अप्रूव्ड हॉस्पिटल स्पेसिफाइंग द प्रेस्क्राइब्ड डिजीज और एलिमिनेट prescribed disease or eliminate for which hospitalization was required। मतलब हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि हाँ, इस रोग के लिए मैंने हॉस्पिटल आया था। ए रिसीट फॉर द अमाउंट पेड टू द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल को कितना पेमेंट किया है, कौन, एम्प्लॉय। बोलो, प्रोविजन यहां तक समराइज करो। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन ए हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, फुल्ली एग्जाम्प्ट। ओके, मेडिकल फैसिलिटी, सॉरी, रीइंबर्समेंट of medical bill of the employee or his family member in any hospital maintained by government or local authority या uh, approved by government for its employee, fully exempt। Specified disease या prescribed disease in a hospital approved by CCIT, fully exempt। लेकिन सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, बिल अटैच करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ इनकम। Group medical insurance obtained by the employer for his employee, group medical insurance, a medical obtained by the employer for his employee, fully exempt। Any reimbursement by employer any reimbursement by employer of any insurance premium paid by the employee
for insurance of his health or the health of any member of his family. Example. नेक्स्ट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया। देखो बेटा, पहले हम प्रोविजन को रीड करेंगे, फिर उसके बाद मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, केस ट्रीटमेंट, मेडिकल एक्सपेंडिचर एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। आरबीआई जितना परमिट करेगा मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए उतना एग्जेम्पशन मिलेगा। कॉस्ट ऑफ स्टे अब्रॉड, पेशेंट प्लस वन अटेंडेंट या केयरटेकर, पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट या एक ही केयरटेकर के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, पेशेंट प्लस वन अटेंडेंट या केयरटेकर, exempted only when gross total income of the employee excluding this cost of a travel purpose does not exceed 2 lakhs per annum। देखो बेटा, अगर तुम आउटसाइड इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हो तो वहां मेडिकल एक्सपेंडिचर होगा, वहां स्टे कॉस्ट आएगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट आएगा। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर to the extent permitted by RBI exempted, medical expenditure to the extent permitted by RBI exempted, medical expenditure to the extent permitted by RBI exempted। कॉस्ट ऑफ स्टे अब्रॉड, पेशेंट का भी एक ही अटेंडेंट का, exempted to the extent permitted by RBI, exempted to the extent permitted by RBI। ट्रैवल कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट पेशेंट का एक ही अटेंडेंट का, अगर ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस परक्विजिट डज नॉट एक्सीड 2 लाख पर annum then it is fully exempt, otherwise fully taxable। नोट्स रीड करो। हॉस्पिटल इंक्लूड्स ए डिस्पेंसरी, ए क्लिनिक और नर्सिंग होम, ये बात हमें पता है। फैमिली का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ फैमिली। फॉर दिस पर्पज फैमिली मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, parents, brothers, sisters of the individual, only or mainly dependent on him। मतलब spouse, children, parents, brothers, sisters, spouse, children, parent, brother, sister। बड़ा मेडिकल अलाउंसेस फुली टैक्सेबल, 50 मेडिकल अलाउंसेस फुली टैक्सेबल, ये मेडिकल फैसिलिटी का ट्रीटमेंट। द एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट by employer may be by way of payment or reimbursement। Okay. The perquisite is taxable in the hands of specified employee. However, if the bill are issued in the name of employee and reimbursed by the employer, then it shall be taxable in the hands of all employees। सर ये पॉइंट समझ में नहीं है, फिर से read करो। The perquisite is taxable in the hands of specified employee। A medical facility specified employee के हाथ में taxable। But if the bill are issued in the name of employee, हाँ, अगर बिल एम्प्लॉयर के नाम में इशू होता है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। अगर बिल एम्प्लॉय के नाम में आता है और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, देखो दो चीज हो सकता है। मेडिकल, मान लो ये तुम्हारा मेडिकल, एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉयर। ट्रीटमेंट किसका हुआ? एम्प्लॉय का। बिल किसके नाम पे आया? एम्प्लॉयर के नाम पे। फिर पेमेंट कौन किया? एम्प्लॉयर। स्पेसिफाइड
एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। सेकंड केस, ट्रीटमेंट किसका हुआ, एम्प्लॉय का, बिल किसके नाम पे आया, एम्प्लॉय, पैसा कौन दिया, एम्प्लॉय। सॉरी, ये ऑल एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। रीड करो इसको। The perquisite is taxable in the hands of specified employee. Okay. However, if the bill are issued in the name of employee, bill किसके नाम पे आता है, employee, and reimbursed by the employer, then it shall be taxable in the hands of all employee. लिखो, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रीटमेंट इन इंडिया। फर्स्ट विल डिस्कस ट्रीटमेंट इन इंडिया। बोलो, जब मैं समरी चार्ट दिखाता हूँ तब खुद एनालिसिस करना चाहिए, नहीं तो प्रोविजन याद नहीं रहेगा। खुद रिकॉल करने के लिए कोशिश करो। ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयर्स ओन हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, मतलब रिकॉग्नाइज्ड बाय सीसीआईटी, फिर वो स्पेसिफाइड डिजीज के लिए था। ट्रीटमेंट इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, बोलो, ये सारे केसेस में फुल्ली एग्जेंप्टेड। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ एक्सेट्रा, अदर केसेस में फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट लिखो, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। इसको तीन पार्ट में भाग करो। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, स्टे एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, स्टे एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस। ठीक है, बोलो, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, स्टे एक्सपेंसेस, exempted up to limit permitted by RBI। आरबीआई जितना परमिट करेगा उतना एग्जेंप्टेड। ये दोनों चीज, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, स्टे एक्सपेंसेस,
लेकिन ट्रैवल एक्सपेंसेस का क्या होगा बोलो? इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट if GTI, gross total income, अप टू 2 लाख। एक बार जीटीआई 2 लाख एक्सीड करेगा तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, कुछ नोट्स लिखो, बोलो। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। Exemption for treatment which are allowed for, बेटा खुद का ट्रीटमेंट में भी एग्जेम्पशन मिलेगा, फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट में भी एग्जेम्पशन मिलेगा। फैमिली का मतलब ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स एक्सेट्रा, चिल्ड्रन, तो फॉर एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में कौन कौन आएगा? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। तीसरा एग्जेम्पशन of stay and travel is allowed only for one patient and one attendant। बस इतना सा ही नोट। इलस्ट्रेशन 30 रीड करो। फटाफट 30 रीड करो।
Find taxable amount of perquisite in the following cases. Number one, Y has been allowed fixed medical allowances of 2000 per month, but a fixed medical allowances fully taxable. Number two, apart from reimbursement of petty medical bill of rupees 25,000, Z and his family get medical treatment in a hospital maintained by the employer. Value of the facility provided to Z and his family members during the previous year are as follows. Z के लिए, स्पाउस के लिए, मेजर सन, इंडिपेंडेंट, माइनर डॉटर, डिपेंडेंट यंगर ब्रदर, इंडिपेंडेंट यंगर सिस्टर, डिपेंडेंट सिस्टर इन लॉ। चलो बोलो क्या होगा इसका आंसर। पहला केस मेडिकल अलाउंसेस तो फुली टैक्सेबल होगा, 2000 इंटू 12 24,000। Medical allowances is fully taxable, hence the taxable amount is 24,000. अब टैक्स परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जेड नंबर 2 में देखो बेटा, ये हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, रिइंबर्समेंट हो रहा है मेडिकल बिल 25,000 का, उसके साथ ये मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रहा है। तो पहले देखो, मेडिकल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर फुल्ली एग्जेम्प्ट था, लेकिन एम्प्लॉई एंड हिज फैमिली का, एम्प्लॉई एंड हिज फैमिली का, फैमिली का डेफिनेशन में कौन कौन आएंगे ऑलरेडी नोट्स हम लिख चुके हैं। जेड का ट्रीटमेंट फुल्ली एग्जेम्प्ट, स्पाउस फुल्ली एग्जेम्प्ट, मेजर सन इंडिपेंडेंट। बेटा एक बार मैं फैमिली के डेफिनेशन तक जाना चाहता हूं। चिल्ड्रेन, एम्प्लॉई, स्पाउस, चिल्ड्रेन हमेशा आएगा, लेकिन रिलेटिव्स डिपेंडेंट होना चाहिए, रिलेटिव्स डिपेंडेंट होना चाहिए, फादर मदर ब्रदर सिस्टर। चिल्ड्रेन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेजर सन, चिल्ड्रेन चाहे वो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कोई बात नहीं। माइनर डॉटर, चिल्ड्रेन, हाँ डिपेंडेंट ब्रदर एग्जेम्पशन, इंडिपेंडेंट सिस्टर नहीं मिलेगा। सिस्टर के लिए एग्जेम्पशन तभी मिलेगा अगर वो डिपेंडेंट हो, तो इंडिपेंडेंट सिस्टर टैक्सेबल हो जाएगा। डिपेंडेंट सिस्टर इन लॉ फैमिली डेफिनेशन में नहीं आता, सिस्टर इन लॉ फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आती टैक्सेबल। अब रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल ये तो फुली टैक्सेबल 25,000। आप बोलेंगे सर क्यों? ये जो 25 देखो बेटा, रीइंबर्समेंट होने से भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि 25,000 किसका ट्रीटमेंट के लिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये देखो खुद का ट्रीटमेंट, बाकी रिलेटिव का ट्रीटमेंट दे दिया, तो ये अदर केसेस में, ये अदर केसेस में अज्यूम कर रहा हूँ। नहीं तो मैं इसको अज्यूम कर सकता हूँ कि ये अदर हॉस्पिटल में, ठीक है, तो इसीलिए ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किस चीज के लिए। तो रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल टैक्सेबल हो गया, तो टैक्सेबल परक्विजिट हो गया 40,000, टैक्सेबल परक्विजिट हो गया 40,000, ठीक है।
इलस्ट्रेशन 31, हिमालय लिमिटेड रीइंबर्स होगा तो एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन कंडीशन या प्रोविजन के अंदर आना चाहिए। हिमालय लिमिटेड reimburses the following expenditure on medical treatment of the son of an employee, ठीक है। The treatment was done at UK, फॉरेन में। Traveling expenses 1,15,000, stay expenses at UK permitted by RBI 45,000, लेकिन actual expenses हुआ 70,000। मेडिकल एक्सपेंसेस परमिटेड बाय आरबीआई 50,000, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ 70,000। कंप्यूट द टैक्सेबल परक्विजिट फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इन द हैंड्स ऑफ करण इफ इज एनुअल इनकम फ्रॉम सैलरी बिफोर कंसीडरिंग मेडिकल परक्विजिट 1,50,000 2 लाख। केस 1, केस 2, मेडिकल एक्सपेंडिचर देखो, जितना एक्सपेंडिचर हुआ 70,000 तो उतना एम्प्लॉयर रीइंबर्स करेगा, लेकिन परमिशन कितना मिला था 50, यानी एक्सेस कितना 70 माइनस 50 20,000 टैक्सेबल हो जाएगा दोनों केसेस में। स्टेक कॉस्ट ये तो एग्जेम्पशन मिलेगा अप टू द लिमिट परमिटेड बाय आरबीआई। स्टेक कॉस्ट कितना मिला था 70,000, लेकिन खर्चा हो रहा है, सॉरी आरबीआई का परमिशन 45, तो 45 तक एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी 25 टैक्सेबल हो जाएगा। अब ट्रैवल कॉस्ट सॉरी, इसके लिए नोट्स देखो। देखो, जीटीआई अप टू 2 लाख एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब फुली एग्जेम्प्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट एक्सीड, मतलब 2 लाख एक्सीड नहीं कर रहा है तो। ये पॉइंट को और एक बार अच्छे से रीड करो। एग्जेम्प्टेड ओनली व्हेन, इसको रीड करो, exempted only when gross total income of the employee excluding this cost of travel, मतलब cost of travel को छोड़ के, यानी cost of stay, मेडिकल एक्सपेंडिचर, अगर कुछ टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है, टैक्सेबल का मतलब इनकम के साथ जुड़ जाएगा ना, हाँ, तो ट्रैवल को छोड़ के बाकी सारे चीज तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। टैक्स पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखो, इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम सीलिंग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट परक्विजिट एंड कॉस्ट ऑफ स्टे परक्विजिट शैल बी इंक्लूडेड, मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रैवल को छोड़ के अगर एक्सपेंडिचर मेडिकल एक्सपेंडिचर का कुछ टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है वो ऐड होगा, स्टे एक्सपेंसेस का कुछ टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है वो ऐड होगा, लेकिन ट्रैवल एक्सपेंसेस ऐड नहीं होगा। तो इसीलिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिर से। ये चेक करो, केस 1, केस 2। केस 1 कह रहा है कि एनुअल इनकम
फ्रॉम सैलरी अदर देन, ये जो परक्विजिट्स, क्वेश्चन देखो फिर से, if his annual income from salary before considering medical perquisite, मतलब सैलरी इनकम 1,52,00,000, मेडिकल परक्विजिट को कंसीडर करने से पहले। तो 1,52,00,000। अब मेडिकल फैसिलिटी का जो टैक्सेबल पोर्शन वो आड़े हो जाएगा। हाँ, एक्सपेंडिचर का टैक्सेबल पोर्शन 20,000 ऐड हो गया। स्टे कॉस्ट का टैक्सेबल पोर्शन ऐड हो गया। अब ये 1,95,000, 2,40,000। अब देखना पड़ेगा कि केस वन में 2,00,000 को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो केस वन में फुल्ली एग्जेम्प्ट ट्रैवल एक्सपेंसेस। केस टू में 2,00,000 को एक्सीड कर रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल ट्रैवल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ट्रैवल कॉस्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट, इधर फुल्ली टैक्सेबल। ट्रैवल कॉस्ट कितना? 1,15,000 टैक्सेबल परक्विजिट, बस इतना। ठीक है, नेक्स्ट लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी। If an employee goes on travel on leave with his family and traveling cost is reimbursed by the employer, then such reimbursement is fully exempted. मान लो कि तुम एम्प्लॉय, तुम्हारे फैमिली के साथ छुट्टी में ट्रैवल मतलब घूमने के लिए गए, चलो गोवा, शिमला, कहीं पे भी जा सकते हो। बोलो कहाँ जाओगे? सर गोवा नहीं, शिमला चलो। फिर एम्प्लॉयर बोल रहा है कि तुम खर्चा करो, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड। लेकिन कुछ नोट्स पढ़ना पड़ेगा, कुछ एग्जेम्पशन भी मिलेगा, बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कशन करेंगे। जर्नी में भी परफॉर्म ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट, तुम सर्विस पीरियड में भी जा सकते हो और रिटायरमेंट के बाद भी जा सकते हो। एम्प्लॉयर में भी प्रेजेंट और फॉर्मर, प्रेजेंट एम्प्लॉयर भी हो सकता है, फॉर्मर एम्प्लॉयर भी हो सकता है। जर्नी मस्ट बी परफॉर्म टू एनी प्लेस विद इन इंडिया। बेटा इंडिया के अंदर घूमो, इंडिया से बाहर जाओगे हम तुम्हें एग्जेम्पशन नहीं देंगे। ओके, तो जर्नी मस्ट बी परफॉर्म टू एनी प्लेस विद इन इंडिया। In case journey was performed to various places together, the exemption is limited to the extent of cost of a journey from the place of origin to the farthest point reached by the shortest route। मतलब अगर तुम ज़्यादा प्लेसेस घूमने के लिए जाओगे तो सारे प्लेसेस के लिए तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, पहला प्लेस के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा, फिर शॉर्टेस्ट रूट में मैं लिखाऊंगा। एम्प्लॉय में भी मे और मे नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। चले एम्प्लॉय होने से चलेगा, वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो या ना हो, इसमें से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हेलो हेलो।
एम्प्लॉई may or may not be a citizen of India. Stay cost is not exempt. खाली ट्रैवलिंग कॉस्ट एग्जेम्पशन मिलेगा। अब देखो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। Exemption is limited to the amount actually incurred on travel to the extent as under. मतलब ट्रैवलिंग कॉस्ट के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा। बाय एयर इकोनॉमिक क्लास फेयर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट, इतना सा एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर रेल में जाओगे एसी फर्स्ट क्लास फेयर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट, when the place of origin and destination is connected by rail but journey is performed by any other mode। मतलब ट्रेन कनेक्शन है लेकिन तुम अदर मोड में जा रहे हो, चाहे बस ट्रक तो एससी का फेयर एग्जेम्पशन मिलेगा, एससी का। अगर नॉट कनेक्टेड बाय रेल, ट्रेन लाइन का सुविधा नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा। अगर रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट तो फर्स्ट क्लास या डिलक्स क्लास फेयर आज केस में भी। अगर रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो अमाउंट इक्विवेलेंट टू एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर फॉर द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी बाय द शॉर्टेस्ट रूट आज इफ जर्नी हैड बीन परमिटेड बाय रेल। इसका मतलब बहुत सिंपल, अगर तुम एयर में जा रहे हो यूं तो इकोनॉमी क्लास का फेयर एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर उससे ज्यादा तुम्हें मिल रहा है तो बैलेंस टैक्सेबल होगा, ठीक है। फिर शॉर्टेस्ट रूट में अगर तुम रेल में जा रहे हो तो फर्स्ट क्लास एससी का फेयर एग्जेम्पशन मिलेगा शॉर्टेस्ट रूट में। अगर तुम अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जा रहे हो लेकिन रेल कनेक्शन है तो फर्स्ट क्लास एससी का एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर रेल कनेक्शन नहीं है तो रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो फर्स्ट क्लास या डिलक्स क्लास बस फेयर। अगर नहीं है तो जितना डिस्टेंस होगा उतना के लिए फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर एग्जेम्पशन मिलेगा। फिर देखो नो एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड विदाउट परफॉर्मिंग जर्नी एंड इनकरिंग एक्सपेंसेस देयरऑन। मान लो कि एलटीसी के लिए तुम पैसा ले लिया लेकिन घूमने के लिए नहीं गया तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तो एग्जेम्पशन एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर मिलेगा। ओके, ब्लॉक पीरियड का मतलब क्या होता है? Exemption is available in respect of two journey performed in a block of 4 calendar year commencing from 1st January 1986। 86 से हर 4 साल, देखो 86, 7, 88, 89 ये एक ब्लॉक, 6, 86, 7, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ये और एक ब्लॉक। तो 86 से हम 4 कैलेंडर ईयर को लेकर एक ब्लॉक बनाएंगे। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करूंगा समझ में आएगा, अभी सुनो। 86, 1986 से लेकर हर 4 साल को हम एक एक ब्लॉक करेंगे। एग्जेम्पशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टू जर्नी इन ए ब्लॉक ऑफ, मतलब एक ब्लॉक के लिए 2 बार जा सकते हो। अगर एक ब्लॉक में 3 बार जाते हो तो 2 बार के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा और 1 बार के लिए कुछ एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा।
अब बोलो, अगर 86 से ब्लॉक होगा तो रिलेवेंट ब्लॉक 18 to 21, 18, 19, 20, 21 कैरी फॉरवर्ड फैसिलिटी है where concession is not availed during the preceding block whether on one occasion or both, then any one journey performed in the first calendar year of the immediately succeeding block will be additionally exempted. इसका मतलब बहुत सिंपल, मान लो ये प्रीसीडिंग ब्लॉक था 1, 2, 3, 4 साल। ये 4 साल में तुम्हें 2 बार ट्रैवल का परमिशन है। मान लो 2 बार ट्रैवल नहीं किया, 2 बार ट्रैवल नहीं किया, फिर अगले ब्लॉक में 1, 2, 3, 4, 4 साल पहला ट्रैवल मान लिया जाएगा कि पिछले ब्लॉक का। हाँ, बाकी फिर से तुम 2 बार जा सकते हो, बाकी फिर से तुम 2 बार जा सकते हो, मतलब एक एडिशनल ट्रैवल के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा। तो पिछले ब्लॉक के लिए एक ही कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 बार कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। रीड करो इसको। Where concession is not availed during the preceding block, whether on one occasion or both, then any one journey performed in the first calendar year immediately succeeding block will be additionally exempted. फैमिली का मतलब स्पाउस, चिल्ड्रेन ऑफ द इंडिविजुअल एंड पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, डिपेंडेंट। स्पाउस, चिल्ड्रेन हमेशा पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, डिपेंडेंट होने से आएंगे। Restriction on number of children. Exemption can be claimed for any number of children on or born on or before 98, 30th September 98. In addition, exemption is available only for 2 surviving children born on or after इतना। अगर चिल्ड्रन का जन्म 30 सितंबर 1980 या उससे पहले हुआ है तो कोई चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना चिल्ड्रन हो सबके लिए तुम एग्जेम्पशन ले सकते हो। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ उसके बाद आ रहा है तो 2 चिल्ड्रन के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा। हाउएवर चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ मल्टीपल बर्थ, मतलब जुड़वा, आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज वन। जुड़वा होगा तो एक ही चिल्ड्रन कंसिडर किया जाएगा। देखो, पहले एक बच्चा हुआ था, फिर उसके बाद 2 बच्चा हो गया, मतलब कुल मिला के 3 बच्चा, लेकिन ये 2 बच्चा, एक बच्चा कंसिडर होगा। पहले 2 बच्चा हो गया, अब 2 हो गया। पहले एक बच्चा पैदा होने के बाद अगर जुड़ा होता है तो वो जुड़वा को हम एक ही बच्चा कंसिडर करेंगे। फिक्स्ड मेडिकल ट्रैवल अलाउंसेस, ये तो फुली टैक्सेबल, ये इसके लिए एग्जेम्पशन नहीं मिला। लिखो, समराइज करते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन LTC, मेरे साथ साथ लिखो।
ट्रैवल बाय एयर मिलेगा एग्जेम्पशन, हाँ। एग्जेम्प्ट कितना, एक्चुअल एक्सपेंसेस इकोनॉमिक क्लास फेयर ये दोनों का जो लोअर होगा, मान लो एक्चुअल एक्सपेंसेस 100 रुपया, इकोनॉमिक क्लास फेयर 200 रुपया, तो 100 रुपया का एग्जेम्पशन मिलेगा, हाँ। एक्चुअल एक्सपेंसेस 200 रुपया, इकोनॉमिक क्लास फेयर 100 रुपया, 100 रुपया का एग्जेम्पशन मिलेगा। ये दोनों का जो लोअर होगा। travel by any other mode, travel by any other mode, a railway facility available, not available, नॉट अवेलेबल का मतलब रेलवे फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल तो एग्जेम्पशन मिलेगा कितना, एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर, ये दोनों का जो लोअर होगा, ये दोनों का जो लोअर होगा। इफ रेलवे फैसिलिटी नॉट अवेलेबल देन चेक करना पड़ेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं। रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी available, recognized transport facility not available, recognized transport facility available, recognized transport facility not available। अगर recognized transport facility available तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस डिलक्स क्लास बस फेयर एग्जेम्पशन मिलेगा। ये दोनों का जो लोअर होगा। अगर रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नॉट अवेलेबल तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर
फॉर सिमिलर डिस्टेंस, इसका जो लोअर। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखो। नंबर 1, LTC is available for the travel of employee, spouse, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के लिए बहुत सारे नोट्स है कि अगर बॉर्न, बिफोर, आफ्टर क्या होगा। एंड डिपेंडेंट रिलेटिव्स, रिलेटिव्स में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। सेकंड नोट, सेकंड नहीं, स्टार मार्क देके लिखो। ये जो स्टार मार्क था, exemption of LTC is available only for two children born on or after 1/10/1998। अगर 1/10/98 या उसके बाद जन्म हुआ है तो 2 चिल्ड्रन के लिए, उससे पहले रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मान लो फर्स्ट टाइम एक बच्चा हुआ, सेकेंड टाइम 2 बच्चा हुआ तो 2 चिल्ड्रन। सेकेंड टाइम जो 2 बच्चा हुआ वो एक कंसिडर किया जाएगा। अब एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब 3 चिल्ड्रन के लिए मिलेगा ना, क्योंकि ये दोनों को हम एक ही काउंट करेंगे ना, तो ये दोनों के लिए भी एग्जेम्पशन मिलेगा, इसके लिए भी एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, ये तो बहुत मतलब लकी एम्प्लॉय के केस में ऐसा होता है। मान लो कि फर्स्ट टाइम 2 बच्चा हो गया, सेकेंड टाइम 1, ये 2 चिल्ड्रन, इसके लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। यहां पे तो तुम्हें फायदा मिलेगा, 3 चिल्ड्रन के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा, ये एक के लिए, ये दोनों के लिए भी मिलेगा, क्योंकि दोनों को कंसिडर किया जाएगा 1। लेकिन यहां पे तो दोनों हो गया 2। सेकंड नोट, LTC exemption is available for 2 years during the block of 4 years। 4 साल का ब्लॉक बनेगा, एक ब्लॉक के लिए 2 बार। बोलो, करंट ब्लॉक एज
2018 से लेकर 2021। एलटीसी का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे बाद में। अभी अदर परक्विजिट्स को देखो। द वैल्यू ऑफ एनी अदर परक्विजिट्स, बेनिफिट्स, अमेनिटीज, सर्विस, राइट ऑफ प्रिविलेज which is not discussed earlier provided by the employer shall be determined on the basis of cost to employer under an arm's length transaction as reduced by the employee। अच्छा, अगर कुछ परक्विजिट्स एम्प्लॉयर दे रहा है जिसके लिए हम डिस्कशन नहीं किए, तो उसका वैल्यूएशन होगा कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। क्या होगा वैल्यूएशन? कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। यहां पे समरी दिया हुआ है, तुम रिवाइज कर सकते हो। रेंट फ्री अकोमोडेशन, फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, कंसेशनल, होटल, मोटर कार, सारे परक्विजिट्स का समरी दिया हुआ है, तुम इसको रिवाइज कर सकते हो। 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, एक बार इस समरी नोट्स को रीड करो। फिर उसके बाद हम प्रोविडेंट फंड सीखेंगे। प्रोविडेंट फंड के बाद एग्जेम्पशन, प्रोविडेंट फंड के बाद जो डिडक्शन, अंडर 16 डिडक्शन, फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। पहले ये समरी पॉइंट्स रीड करो।